हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्राचार्य के अनुसार प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। और उस कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता किस प्रकार की होनी चाहिए, वेतन को शुक्राचार्य ने किस प्रकार से अलग अलग वर्गीकृत किया है, इन सब का हमने अध्ययन किया। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा पॉइंट, जो कि है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। तो यहाँ पे देखिए, शुक्राचार्य कहते हैं कि कोई कर्मचारी जो है, अगर वो अपने कार्य से, अपने अनुभव से अगर वो श्रेष्ठ होता जाए तो उसे आगे से आगे श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो कर्मचारी है, कार्मिक है, वो अपने कार्य के प्रति प्रोत्साहित महसूस करेगा। तो ये बात हो गई पदोन्नति की। चौथा पॉइंट है अधिलाभ तथा अनुतोष। शुक्राचार्य कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको हर साल ऐसा किया जाए कि एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन का जो वेतन है उसको अधिलाभ के रूप में दिया जाए। अधिलाभ से मतलब होता है बोनस। तो यहाँ वो कहते हैं कि साल में एक बार ऐसा ज़रूर किया जाना चाहिए कि 15 दिन का वेतन उनको बोनस के रूप में दिया जाए। साथ ही वो एक दूसरी बात और कहते हैं कि वेतन का 8वां भाग अनुतोष यानी कि ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाना चाहिए। इसी के साथ ही देखिए, शुक्राचार्य ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, जो आज वर्तमान की जो कार्मिक व्यवस्था है उसमें बिल्कुल सटीक है। और आप देखते होंगे कि वर्तमान में इनको फॉलो भी किया जाता है। भविष्य निधि, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, इन सब बातों की शुक्राचार्य ने इतने समय पूर्व चर्चा की थी। अब देखिए, शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि अगर किसी की राजकीय सेवा का टाइम पीरियड अगर 40 साल का हो चुका है तो ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, यानी कि रिटायर कर देना चाहिए। और साथ में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो उसे वेतन मिलता था, आपने वेतन के 4 प्रकार पढ़े हैं, तो उसमें से उसको जो वेतन मिलता था उस वेतन का आधा भाग यानी कि आधा वेतन उसको पेंशन के रूप में आजीवन देना चाहिए। यानी कि जब तक वो कार्मिक जीवित है तब तक उसको उतना भाग पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए। इसके साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो पेंशन की आधी राशि है वो उनके संतानों को संतानों के भरण पोषण के लिए देनी चाहिए। और कब तक देनी चाहिए, जब तक कि उसकी संतान इस योग्य नहीं हो जाती कि वो अपने कार्यों को स्वयं संपादित कर सके या स्वयं कार्य करने के योग्य जब तक ना हो जाए। साथ में शुक्र ने फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था की है, यानी कि पारिवारिक पेंशन की। यहाँ वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो राजकीय कार्यों को संपन्न कर रहा है और संपन्न करने के दौरान ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को मृत्यु के समय जो उसका वेतन उसको प्राप्त होता था वो उस उतनी राशि का भुगतान उसके परिवार को किया जाना चाहिए। कब तक, जब तक कि वह स्वयं अपने भरण पोषण के लायक ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, ना सिर्फ शुक्राचार्य ने वेतन के बारे में बात कही है, बल्कि कर्मचारी की पेंशन के बारे में भी चर्चा की है। और अगर उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की भी पेंशन की बात की है। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो है अवकाश यानी कि हॉलिडे। तो शुक्र नीति में वो कहते हैं कि कर्मचारियों को उपयुक्त अंतराल पे अवकाश मिलते रहना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम उनको अवकाश मिलते रहना चाहिए। और साथ में अगर ऐसा है कि
कोई कंडीशन ऐसी होती है, कोई विशिष्ट परिस्थिति होती है जबकि उनको कार्य से अवकाश की आवश्यकता है, तो ऐसे में उनको कार्य से अवकाश भी दिया जाना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे वर्तमान में भी क्या है कि कैजुअल लीव, CL जो मिलती है, तो वो भी विशिष्ट परिस्थितियों में कार्य से अवकाश के लिए ही है। साथ में वो कहते हैं कि उत्सव का दिन हो, कोई त्योहार का दिन हो, तो ऐसे दिनों में कर्मचारी से कोई कार्य नहीं करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्मचारियों की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए और उनसे उनकी पूरी योग्यता के अनुसार कार्य लेने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी कार्य करने के योग्य नहीं है, वो अस्वस्थ हो जाता है, तो ऐसे में उसको या तो सवेतन अवकाश दिया जाए या उसको अर्धवेतन अवकाश दिया जाए। तो इस प्रकार से शुक्र ने अवकाश के बारे में चर्चा की है। अब अगर हम कंक्लूज़न पे आएँ, देखें, तो आपने देखा कि शुक्र नीति सार में प्रशासनिक व्यवस्था का कितनी अ, विस्तार से विवेचन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कर्मचारी को नियुक्त करना है तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके दायित्व होने चाहिए, इन सब की चर्चा की। फिर अलग-अलग पदों पर जो व्यक्ति हैं, उनसे मिल कर के उसने एक परिषद के बारे में बताया। वो व्यक्ति अपने प्रशासनिक कार्य को कुशलता से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें, इसके लिए वो कहते हैं कि उनको उचित वेतन दिया जाए। ठीक है? और अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छे से संपादित कर रहा है, तब तो उसको क्या करें, पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और मान लीजिए कि वो प्रजा के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है, उनको नुकसान पहुंचाता है या अपने पद का अनुचित फ़ायदा उठाता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके पद से हटा देना चाहिए या उसके अधिकारों को छीन लिया जाना चाहिए। तो और अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो उसको उचित वेतन दो, उसकी पदोन्नति की व्यवस्था की जानी चाहिए, समय समय पर उसको विशेष पुरस्कार भी दिए जाने चाहिए। इन सब बातों की चर्चा शुक्र नीति सार के अंतर्गत शुक्र ने की है। फिर बाद में सरकारी सेवा के दौरान, राजकीय सेवा के दौरान उस व्यक्ति के ना केवल वेतन बल्कि पेंशन की भी बारे में चर्चा की है, पारिवारिक पेंशन की चर्चा की है और अवकाश के बारे में बताया है कि विशेष परिस्थिति में अवकाश ले सके, अस्वस्थ हो तो भी अवकाश ले सके, और अगर कोई त्योहार है, उत्सव है, तब उससे काम ना लिया जाए। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अकुशल हों, असावधान हों, उन्हें दंड दिया जाए, जो ऐसे ना हो उन्हें पुरस्कार दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने कार्मिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही सटीकता से और गहराई के साथ में वर्णन किया है। और शुक्र की जो कार्मिक व्यवस्था है वो आपके एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से आपका शुक्र जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और मनु, शुक्र और कौटिल्य, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको किसी भी एक थिंकर को बहुत अच्छे से और गहराई के साथ पढ़ना है, और क्योंकि इनमें विचारों में काफ़ी समानता है और ये तीनों ही टॉपिक बड़े ही रोचक हैं। तो इसी के साथ ही आपका शुक्राचार्य चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।